लोकतंत्र आप लोगों को बताया था। तो इसी तरह से जो है वो पोल्टी पीटी में जो आप लोगों के यहाँ प्रश्न आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, अधिकार से प्रश्न आता है, लोकतंत्र से प्रश्न आता है, स्वतंत्रता, समानता, कानून का शासन, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इसी तरह से जो आप लोगों के यहाँ टॉपिक है अधिकार, राइट। तो ये जो अधिकार का टॉपिक है तो हम लोग समझना है कि अधिकार का क्या अर्थ होता है, अधिकार का क्या विशेषता है। फिर इसके बाद जो है कौन सा सिद्धांत जो है सबसे अच्छा है, मतलब अधिकारों की कसौटी क्या होना चाहिए, अधिकारों की कसौटी अब्लिक मापदंड क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो देखा जाए तो इसमें हम लोग के यहाँ जैसे मानव अधिकार है, तो जैसे एक चीज इसमें और भी है कि जब हम लोग कहते हैं जैसे अधिकारों का प्रकार, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है अधिकारों का प्रकार। तो अधिकारों के प्रकार का मतलब यह है कि जैसे राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है। तो इस तरह से अधिकार कहते समय हमारे जहन में क्या बात आनी चाहिए। और इसी अधिकार से जुड़ा हुआ एक मामला है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार कहते समय हमारे दिमाग में क्या अर्थ आना चाहिए, इसका क्या स्वरूप है, क्या विशेषता है। और फिर जब मैं आप लोगों को मूल अधिकार पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि मूल अधिकार और ये जो ह्यूमन राइट है इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस लिखवाया भी था, यहां पर भी मैं बता दूंगा। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर करना है। अब फिर हम लोगों को जो है वो देखा जाए तो मानव अधिकार का विकास जो किस तरह से हुआ है, एक इसका कंसेप्ट बनाना है। फिर थोड़ा सा इसका जो है एक हम लोग को जो है विश्लेषण भी करना चाहिए। इसको लिखना नहीं है विश्लेषण को, केवल मैं बोलूंगा, आप सुन लेंगे कि भाई मानव अधिकार कहते समय जो है वो क्यों मानव अधिकार की आवश्यकता पड़ रही है, इसका क्या महत्व है, क्या समस्या है। तो कभी कथन कारण का प्रश्न आए तो इस महत्व समस्या से जो है उसको जोड़कर हम लोग जो है वो देखा जाए तो देख सकें। तो एक तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। और जब ये मैं पढ़ा लूंगा तो फिर इसके बाद एक जो है अधिकार और कर्तव्य में संबंध, कि अधिकार तथा जो कर्तव्य है, तो अधिकार और कर्तव्य में संबंध, तो कभी कभी इससे भी जोड़कर प्रश्न आता है, एक तो उसकी चर्चा की जाएगी। बनाइए। देखिए आप लोगों के यहाँ जो टॉपिक रखे गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिखना तो नहीं है, और आप लोगों को जो है आप लोगों को नोट्स ये मैं बताया था कि ये जो वॉल्यूम नंबर 4 है, तो ये वॉल्यूम नंबर 4 आप लोग जो है ले लिए होंगे। इसमें जो है संविधानवाद लिखा है, लोकतंत्र है, अधिकार मानव अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, कानून और विधि है, संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्षता है, और कुछ इससे संबंधी जो है लगभग 150 प्रश्न जो है, 150 से ज्यादा ही प्रश्न जो है पीछे मैंने बना रखा है कि उससे आप थोड़ा सा इसको जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप लोगों का नौकरशाही का भी जो है उसमें टेस्ट नहीं हुआ था, तो नौकरशाही का जो टेस्ट नहीं हुआ था तो इसमें जो है वो देखा जाए तो आप लोग नौकरशाही से संबंधित जो है वो देखा जाए तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा जो है आप अध्ययन कर लेंगे कि जो अधिकार है, अधिकार का अर्थ, विशेषता, अधिकारों की कसौटी, मापदंड, अधिकारों का प्रकार, मानव अधिकार का क्या अर्थ होता है, क्या स्वरूप है, मूल अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, विकास, फिर इसका महत्व, समस्या, और फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिकार और कर्तव्य के मध्य जो है क्या संबंध है। तो अधिकार का मतलब होता है परिस्थिति। जैसे मैं आप लोगों को संविधान पढ़ाते समय बताया भी था कि जब हम अधिकार बोलेंगे तो अधिकार का मतलब होता है परिस्थिति, और इसी अधिकार के भीतर जो है वो देखा जाए तो ये मानव अधिकार होता है। ऐसी मानव अधिकार का संक्षिप्त स्वरूप जो है वो देखा जाए तो मूल अधिकार है। तो अधिकार का मतलब होता है
कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है। जैसे मैं बताया कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए नियमित रूप से परीक्षा न हो, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको परिस्थिति नहीं मिला। तो यही जो परिस्थिति है, जो अवसर की समानता है, नियमित रूप से परीक्षा होना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, ये सब जो मूलभूत आवश्यकता है, यही हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ क्षमता होता है, हर व्यक्ति के भीतर कुछ संभावना होता है। पागल सन की लोगों में भी संभावना होता है, लेकिन जब तक उनको बाहरी परिस्थिति नहीं मिलेगा, तब तक उनका उचित विकास नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति जो है, इन्हीं परिस्थितियों के निर्माण के लिए समाज और राज्य के समक्ष कुछ मांग रखता है, और जिन मांगों को, जो मांगे तर्कसंगत हैं, जिन मांगों को राज्य, सरकार, समाज मान्यता प्रदान कर देता है, उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जाता है। पहले अधिकार का अर्थ लिखिए। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास या बहुआयामी विकास, सर्वोच्च विकास आबलिक बहुआयामी विकास के लिए परिस्थितियां हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता तथा संभावना रहती है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता तथा संभावना रहती है, जिसके पूर्ण विकास के लिए, जिसके पूर्ण विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसके पूर्ण विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है। मतलब अपने जेहन में रखिए कि अधिकार मतलब परिस्थिति जिसे राज्य समाज स्वीकार करे, जो तर्कसंगत हो। और जैसे मैं बताया कि अधिकार का जो है क्या विशेषता है, इसका क्या स्वरूप है, तो देखिए पहला चीज समझिए तो लिखिएगा। अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है। जैसे अभी मैं बताया कि जिसे समाज राज्य स्वीकार करे, समाज में रहकर ही अधिकारों की बात की जाती है। आप किसी पर्वत पर चले गए, वहां जाकर बैठ के अधिकारों की बात करेंगे, वहां नहीं है। समाज में, समाज के भीतर जो है रहकर अधिकारों की बात होती है। और अधिकार वही होता है जिसे समाज और राज्य मान्यता प्रदान करता है। नंबर एक, पहली विशेषता, अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है। अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है, अर्थात समाज में रहकर ही अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। समाज में रहकर ही अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर दो, अभी मैं बताया कि अधिकार ऐसी परिस्थिति है जिसे राज्य समाज जो है स्वीकार करता हो, राज्य समाज मान्यता देता हो। तो इसका मतलब कि अधिकार का स्वरूप जो है कल्याणकारी होता है। अधिकार का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना। इसीलिए चोरी करना, डकैती करना, अनैतिक कार्य करना, उसको अधिकार नहीं कहा जा सकता है। नंबर दो, अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है। अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है,
इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। इसी कारण चोरी करने को अधिकार नहीं माना जाता। इसी कारण चोरी करने को अधिकार नहीं माना जाता। नंबर 3, अभी मैं बताया कि अधिकार वही है जिसे राज्य संरक्षण देता हो, समाज मान्यता देता हो, राज्य उसकी रक्षा करता हो। नंबर 3, अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं। अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। राज्य और समाज उसकी रक्षा करता है। राज्य और समाज उसकी रक्षा करता है। नंबर 3, 4, जैसे मैं बताया कि जब हम अधिकार बोलेंगे तो ये सोचिए कि हमारा अधिकार है कि मैं बोलूं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि मैं कोई ऐसा शब्द न बोलूं जिससे किसी की गरिमा प्रभावित हो जाए। इसका मतलब कि अधिकार पर जो है कुछ प्रतिबंध लग गया। तो लोकहित में अधिकार को सीमित किया जा सकता है, मतलब अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट, लोकहित में अधिकार सीमित हो सकता है। लोकहित में अधिकार सीमित हो सकता है, अर्थात अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। इसे क्या समझिए, अधिकार जो है सर्वव्यापक होता है। अधिकार सार्वभौमिक होता है। सर्वव्यापकता का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत सबको समान रूप से अधिकार उपलब्ध होता है। अधिकार में सामान्यतः भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोगों को जो है समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है। और भेदभाव भी तर्कसंगत तरीके से होता है। जैसे आरक्षण, मैं आपको न्याय पढ़ाऊंगा। आरक्षण न्याय संगत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ है तो उसको जो है राजकीय कार्यों से जोड़ने के लिए यदि हम कुछ जो है संरक्षणात्मक विभेद करते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो भेदभाव नहीं है, यह भेदभाव तर्कसंगत है। क्योंकि उस व्यक्ति को यदि हम वजीफा नहीं देंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, उस व्यक्ति को कुछ हम आरक्षण नहीं देंगे, तो वह राजकीय कार्यों से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो वो परिस्थिति जो है उसके लिए जरूरी है, इसलिए आरक्षण को न्याय संगत कहा जाता है। अगला पॉइंट, अधिकार सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक होते हैं। अधिकार सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक होते हैं। सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक होते हैं। अर्थात सिंपल लिख दीजिए, अर्थात राज्य के अंतर्गत सबको समान रूप से उपलब्ध होता है। राज्य के अंतर्गत सबको समान रूप से उपलब्ध होता है। और तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। और तर्कसंगत भेदभाव किया जाता है। इसी प्रकार से अगली विशेषता, जैसे अभी मैं बता रहा था कि भाई आज के 50 साल पहले महिला शिक्षा की बात नहीं की जाती थी, पर्यावरण की बात नहीं की जाती थी, लेकिन आज पर्यावरण की बात की जाती है, महिला शिक्षा की बात की जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अधिकार जो है विकासशील प्रवृत्ति रखते हैं। अधिकार विकासशील प्रवृत्ति रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थितियों के अनुसार अधिकार में परिवर्तन भी होता है। जैसे वर्तमान में पर्यावरण का अधिकार, अगला पॉइंट लिख दीजिए, अधिकार की प्रकृति विकासशील होती है। अधिकार की प्रकृति विकासशील होती है। जैसे वर्तमान में शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार तर्कसंगत माना जाता है। पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तर्कसंगत माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है अधिकार का, अब जैसे 4 लाइन कुछ लिखेगा कि अधिकार के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करें, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या होता है। और जैसे मैं अभी बताया आपको कि अधिकार समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है, सापेक्ष अवधारणा के रूप में है। आज शिक्षा के अधिकार को, भोजन के अधिकार को, पर्यावरण के अधिकार को महत्व दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इंटरनेट के अधिकार को भी कहा कि नहीं, ये भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। तो आज समय परिस्थिति बदल गया, बिना इंटरनेट के व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। बिना इंटरनेट के व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अपना आवश्यक कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए उसको भी अधिकार की श्रेणी में मान लिया गया। इसी प्रकार समझिए, जिसमें बता रहा था कि अधिकारों की कसौटी क्या होनी चाहिए। तो अधिकारों की कसौटी का मतलब यह है कि वास्तव में अधिकार जो है, इसको लिखना नहीं है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अधिकारों की कसौटी का मतलब यह है कि अधिकार जो है, किस बात को हम लोग जो है वास्तव में अधिकार कहें। तो देखिए, अभी मैं समझाता हूं, फिर लिख लीजिएगा। अधिकारों की कसौटी का मतलब यह है कि भाई अधिकार एक प्रकार से जो है हमारे विकास के लिए आवश्यक शर्त होता है। अधिकार एक साधन है जिससे हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो अधिकार की कसौटी होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति हमको उपलब्ध हो कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके। जैसे शिक्षा है, रोजगार है, आवास है, इन सब चीजों को वर्तमान में हम लोग जो है अधिकारों की कसौटी मापदंड कहते हैं। ऐसे समझिए कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है। कुछ जो प्राकृतिक शक्ति है, तो इसी प्राकृतिक शक्ति को देखिए, कुछ लोग बहुत जुनूनी होते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कुछ लोगों की जो है बुद्धि बहुत तीव्र होती है, कुछ लोग बहुत लगनशील होते हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो ऐसी दिशा में जो प्राकृतिक शक्ति उस व्यक्ति के भीतर है, उसका पूर्ण विकास करने के लिए कुछ बाहरी परिस्थिति चाहिए। तो यही जो बाहरी परिस्थिति है, उसी को हम लोग अधिकारों की कसौटी कहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस। परिस्थिति का मतलब होता है कि हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस का मतलब है बाधाओं को बाधित करना, कि जो हमारे व्यक्तित्व विकास में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको हटा दिया जाए, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास कर लें। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास की बाहरी परिस्थिति है। अधिकार जो है, लिखिए मैं लिखवा दूं, छोटा सा बनाइए, अधिकारों की कसौटी आबलिक मापदंड। अधिकारों की कसौटी आबलिक मापदंड। अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाता है जो हमारे विकास के लिए अनिवार्य होता है। अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाता है
जो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होता है, जैसे शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार। चूंकि व्यक्ति जन्म से कुछ प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है, चूंकि व्यक्ति जन्म से कुछ प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है, जिसके पूर्ण विकास के लिए बाह्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति की बाधाओं को बाधित कर सके, ऐसी परिस्थितियों को अधिकारों का मापदंड कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों को अधिकारों का मापदंड कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों को अधिकारों का मापदंड कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा अधिकारों का प्रकार। अधिकारों के प्रकार का मतलब जैसे आप लोग सुनते हैं, अधिकारों के प्रकार में हम लोग कहते हैं कि जैसे राजनीतिक अधिकार, एक कंसेप्ट बनाना है। जैसे इसमें प्रश्न आता है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन सा आर्थिक अधिकार है, तो एक कंसेप्ट बनाना है। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो अधिकार हैं उनको हम लोग राजनीतिक अधिकार कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित अधिकारों को जो है राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। उसका पहले कंसेप्ट लिखिए राजनीतिक अधिकार में। राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति के राजनीतिक विकास के लिए, राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति के राजनीतिक विकास के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसे राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उसे राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। उसे राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मत देने का अधिकार, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, इसे क्या समझिए। जैसे एक होता है सामाजिक अधिकार। नंबर 2 सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार का मतलब ये होता है कि व्यक्तित्व विकास करने के लिए, सामाजिक जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में उसकी गरिमा बनी रहे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीवन जी सके, इसके लिए कुछ उसको जो है अधिकार चाहिए। ऐसे अधिकारों को सामाजिक अधिकार कहा जाता है।
उस पर कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। कंसेप्ट तो क्लियर है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अतः हर व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार सामाजिक जीवन जीने के लिए कुछ परिस्थिति चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों को सामाजिक अधिकार कहा जाता है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे आप देखिए, जैसे प्रश्न आता है विवाह करने का अधिकार जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 में है। जैसे अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़े थे, तो अनुच्छेद 21 में देखिए हम लोग पढ़े थे कि इसमें दो तरह के अधिकार हैं। एक तो राइट टू लाइफ है, एक पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू लाइफ जो जीवन का अधिकार है, जो पर्सनल लिबर्टी है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो व्यक्तिगत अधिकार है, वो एक प्रकार से सामाजिक अधिकार के रूप में है। हमें कहते हैं जैसे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता जो हम लोग को दिया गया वो भी तो हमारा अधिकार है। उस पर एग्जाम्पल लिख दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या इसी प्रकार से जो है अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाना, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाना। और नंबर 3 आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, काम के बदले उचित वेतन पाने का अधिकार है, अवकाश का अधिकार है। ऐसे अधिकारों को आर्थिक अधिकार कहा जाता है। तो आर्थिक अधिकारों को जो है लोक कल्याणकारी राज्य में जो है मान्यता दिया जाता है कि व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो उसकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, व्यक्ति को जो है वह देखा जाए नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बदले उसको उचित वेतन मिल जाए, वेतन में भेदभाव न किया जाए। इन सब पहलुओं को हम लोग आर्थिक अधिकार कहते हैं। और यहां पर एक ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछता है कि नागरिक अधिकार, तो ये एक नागरिक अधिकार जो टर्म है, ये ध्यान रखिएगा कि ये राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकारों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि नागरिक होने के नाते जो हमें अधिकार चाहिए, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो चाहे आर्थिक अधिकार हो, जैसे जीवन का अधिकार, अभी हम बताए परिवार का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए कार्य का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, इन सब अधिकारों को हम लोग नागरिक अधिकार कहते हैं। तो नागरिक होने के नाते जो हम लोग को अधिकार चाहिए, ऐसे अधिकारों को हम लोग जो है नागरिक अधिकार कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए। कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें जैसे यहाँ राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार लिख देगा, एक एक उदाहरण लिख देगा। या जैसे मैं अभी बता रहा था कि मान लीजिए हम लोग क्या जैसे प्रश्न आता है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा उसी में एक आर्थिक अधिकार रख देगा। आप लोगों के बुकलेट में मैं लास्ट में प्रैक्टिस में बनाया भी हूं। और यहां पर जैसे अधिकारों में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ तथ्यात्मक चीजें भी हैं। कुछ तथ्यात्मक चीजों का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल। सभी मनुष्यों को भगवान ने समान रूप से बनाया है।
सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहां का है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा जो है 1776 है, उसमें ये बात लिखा गया है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फ्रांसीसी क्रांति का लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जीवन, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र है, तो उसमें कहा गया, इसी से मिलता जुलता है, लाइफ लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो है, ये जो टर्म है अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र है। अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र, और आप लोग पढ़ते होंगे इसको 1991। इसी को बिल ऑफ राइट कहा जाता है, अमेरिका का बिल ऑफ राइट कहा जाता है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते होंगे जो यूएन का घोषणा पत्र है, उसमें कहा गया है ऑल ह्यूमन बीइंग और born free and equal in all dignity and rights। ये जो स्टेटमेंट है ये यूएन घोषणा पत्र का है। तो ऐसे भी कभी कभी पूछता है कि जो है ये सब पहलू कहां पर लिखा गया है, तो आप लोगों को 4-5 जो था वो सब ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे मैं बता रहा था कि अधिकार में जैसे हम लोग को इस तरह से पढ़ना है। अब इसमें जो है, जिसमें बता रहा था कि आपको जो है अधिकार का अर्थ पता होना चाहिए, अधिकार का क्या स्वरूप, क्या विशेषता होता है, अधिकार का वास्तविक मापदंड क्या होता है, अधिकारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और कुछ जो तथ्यात्मक पहलू था जो अभी मैं लिखवा रहा था, उससे भी संबंधित प्रश्न आता है। अब इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो मानव अधिकार, तो मानव अधिकार को पहले समझिए। बनाइए। अब इसी तरह से थोड़ा सा समझिए मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट कहते समय हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? तो मानव अधिकार में जैसे मैं बताया कि मुख्यतः हम लोग को जो चीज पढ़ना है, एक तो इसका अर्थ जानना है, फिर जो है इसका विशेषता जानना है, इसका स्वरूप जानना है, फिर मैं बताया कि मानव अधिकार का थोड़ा सा विकास जानना है, और फिर ये जो फंडामेंटल राइट है, जो ह्यूमन राइट है, इसमें क्या अंतर होता है। जिसमें अभी बता रहा था, ये बड़ा गोला राइट है,
इसके भीतर छोटा गोला जो है ह्यूमन राइट है, इसके भीतर छोटा गोला जो है फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार, इसको बोलते हैं मानव अधिकार, इसको बोलते हैं अधिकार। अब जैसे समझिए, जब हम कहेंगे कि मानव अधिकार, तो मानव अधिकार कहते समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मानव अधिकार का मतलब यह है कि ये जो अधिकार है, जैसे मैं बताया कि ये अधिकार है, अधिकार का मतलब अभी मैं बता रहा था परिस्थिति, परिस्थिति, पेड़ पौधे प्राणी जीव जंतु सबके विकास के लिए जो परिस्थिति चाहिए, उसी परिस्थिति को हम लोग अधिकार कहते हैं। तो देखा जाए तो मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए जो परिस्थिति चाहिए, तो मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए जो परिस्थिति चाहिए उसको मानव अधिकार कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को विश्व में चाहे जहां भी रहता हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे लैटिन अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे मालदीव का हो, कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति है, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार चाहिए उसको मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार का मतलब होता है मानव होने की पूर्व शर्त, बिना उन अधिकारों के उसे हम मानव नहीं कह सकते, और बिना इन अधिकारों के जो है देखा जाए तो व्यक्ति का गरिमापूर्ण एवं मानवीय जीवन संभव नहीं है। फुलवास आएगा तो बता देना, पांडे जी बोलो फोन कर देंगे, मैं छोड़ दूंगा। तब देखते हैं कि मैं बता रहा था कि मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, मानव होने की शर्त स्वरूप है, बिना इसके मानव होने की कल्पना नहीं कर सकते, बिना इसके गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है, बिना इन परिस्थितियों के जो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों को जो है मानव अधिकार कहा जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को जो है यूएनओ द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 को एक समेकित किया गया, और इसी को समेकित करके जो है यूएनओ में 30 अनुच्छेदों में लिखा गया, और इसी को जो है यूएनओ का मानव अधिकार घोषणा पत्र कहा गया। अधिकांश देशों ने इसको स्वीकार किया। पहले अर्थ लिखिए मानव अधिकार का अर्थ। मानव अधिकार ऐसा अधिकार है, मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है। यह मानव होने की पूर्व शर्त स्वरूप है, यह मानव होने की पूर्व शर्त स्वरूप है। इसके बिना मानवीय जीवन संभव नहीं है।
इसके बिना मानवीय जीवन संभव नहीं है। इसके बिना मानवीय जीवन संभव नहीं है। अर्थात इसके बिना, मतलब कि मानव अधिकार के बिना, इसके बिना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इन्हीं पहलुओं को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया। 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया। अब चलिए इसका विशेषता और स्वरूप लिखिए। पहला विशेषता समझिए। जैसे अभी मैं बताया कि किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अफ्रीका का हो, लैटिन अमेरिका का हो, मालदीव को हो, कहीं का हो, सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसका स्वरूप कैसा है? सार्वभौमिक है। नंबर 1, इसका स्वरूप सार्वभौमिक है और प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। इसका स्वरूप सार्वभौमिक है और प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। अर्थात धर्म, देश, प्रजाति, के आधार पर भेदभाव न किया जाए। धर्म, जाति, प्रजाति, देश के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दूसरा बात समझिए। जैसे अभी मैं बता रहा था कि यह मूलभूत है, फंडामेंटल है, व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अभाव में मानव होना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए भोजन न मिले, किसी व्यक्ति को आवास न मिले, किसी व्यक्ति को जो है वह उसका सम्मान न हो, तो वह फिर नकारात्मक कार्य कर सकता है। तो इसमें समाज की भी गलती है। भाई समाज में मान लीजिए नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, तो ठीक है, नक्सलवादी लोग गलत हैं, लेकिन नक्सलवादी लोगों की गलत के साथ हम लोग भी तो गलत हैं, क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं, उन लोग को रोजगार नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है, उन लोग के साथ अपराध होता है, थाने में FIR नहीं लिखा जाता है, तो उनके मन में सरकार के प्रति जो है नकारात्मक भाव है। तो धीरे धीरे यदि वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो नकारात्मक भाव में भी तो कमी आएगी। आतंकवाद केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, सामाजिक आर्थिक समस्या भी माना जाता है। कुछ कारक जो उसके सामाजिक भी हैं, कुछ कारक आर्थिक भी हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग मानव अधिकार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। नंबर 2, यह मूलभूत अधिकार है, मतलब आवश्यक मूलभूत अधिकार है, अतः व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, और इसके अभाव में मानव होना संभव नहीं है। इसके अभाव में मानव होना संभव नहीं है। और नंबर 3, यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार के रूप में होता है। नंबर 3, यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार के रूप में होता है। यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार के रूप में होता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का समग्र विकास संभव नहीं है। क्योंकि इसके बिना मनुष्य का समग्र विकास संभव नहीं है।
इसके बिना मनुष्य का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट, इसकी प्रकृति विकासशील है। जैसे अधिकार की प्रकृति विकासशील है तो इसकी प्रकृति विकासशील होगी। इसकी प्रकृति विकासशील है अर्थात समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे वर्तमान में शिक्षा के अधिकार को, वर्तमान में शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकार के रूप में है, मानव अधिकार के रूप में है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं बताया कि मानव अधिकार जो है, पुलवासा गए पंडित जी फोन कर दिए, कब आए हमको बताना। अब देखते हैं कि जो मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार जो है सामान्यतः जो है वैश्विक अवधारणा के रूप में है। इसीलिए किसी सरकार द्वारा जो है व्यक्तियों पर अत्याचार किया जाता है तो कहीं न कहीं जो है विश्व जनमत हस्तक्षेप करता है। इसलिए कहा जाता है कि यह किसी देश, हम लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो विश्व जनमत भी इसका विरोध करता है, क्योंकि वैश्वीकरण में जो है वैश्विक नागरिकता की अवधारणा आ गई है। एक पॉइंट और लिखिएगा, मानव अधिकार को वैश्विक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। मानव अधिकार को वैश्विक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। इसी कारण घरेलू सरकार के उल्लंघन करने पर, इसी कारण घरेलू सरकार के उल्लंघन करने पर, घरेलू सरकार के उल्लंघन करने पर विश्व जनमत हस्तक्षेप कर देता है। विश्व जनमत हस्तक्षेप कर देता है या नैतिक दबाव बनाता है। ठीक है, और देखिए, मानव अधिकार को समकालीन विचार माना जाता है, लेकिन इसका विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है। तो जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका विकास, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका विकास विभिन्न चरणों में होता रहा। तो आप जानते हैं कि इसके विकास को जो है 3 चरणों में हम लोग देखते हैं। मानव अधिकार का विकास मानव अधिकार का विकास, तो मानव अधिकार का जो विकास है वो 3 चरणों में दिखाई देता है। ऐसे चार्ट बना लीजिए, 3 चरणों में दिखाई देता है। तो 3 चरणों में दिखाई देता है। तो इसमें जो है आप देखते हैं कि जैसे प्रथम चरण है, ऐसे बना लीजिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो ये जो प्रथम चरण है मानव अधिकार का, ये उदारवादी और पूंजीवादी परंपरा की देन है। उदारवादी आब्लिक पूंजीवादी परंपरा के तहत
विकसित हुआ। उदारवादी पूंजीवादी परंपरा के तहत विकसित हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया। राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया। राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल देने का मतलब यह हुआ कि जैसे मत देने का अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार, इस तरह की चीजें। तो ये प्रथम चरण में विकास हुआ। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में महिला मताधिकार दिया गया 1929 में, 1928 में बनाया गया कानून, 29 में लागू हुआ था। तो ये सब जो है उदारवादी और पूंजीवादी परंपरा के तहत इसका विकास हुआ। अब जानते हैं कि इसका जो द्वितीय चरण है उस समाजवादी विचारधारा के तहत इसका विकास हुआ। समाजवादी विचारधारा के तहत विकसित हुआ। तो समाजवादी विचारधारा के तहत विकसित हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो है सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया। और सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल देने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकता, जैसे मान लीजिए भोजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस तरह की चीजों पर बल दिया गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि प्रथम चरण में जो है वह देखा जाए तो व्यक्तिगत अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण थे। द्वितीय चरण में आप देख रहे हैं, ये प्रथम चरण में व्यक्तिगत अधिकार, द्वितीय चरण में जो है सामूहिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, समाज से संबंधित अधिकार, समाज से संबंधित अधिकार पर बल दिया गया। और जो तृतीय चरण है, यह देखा जाए तो 1970 के बाद दिखाई देता है। 1970 के बाद दिखाई देता है। यह नव सामाजिक आंदोलन की देन है। नव सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन के कारण बढ़ावा मिला। नव सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ आंदोलन, पर्यावरण, क्लासलेस मूवमेंट, वर्ग विहीन आंदोलन, किसी एक व्यक्ति या समुदाय का आंदोलन नहीं, संपूर्ण समाज को ध्यान में रखा जाता है। जैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण किसको चाहिए? केवल गरीब व्यक्ति को? सबको चाहिए ना। हमें कहते हैं जैसे मान लीजिए शांति, तो शांति सबको चाहिए ना। अमीर व्यक्ति हो, समाज में कानून व्यवस्था ठीक हो, सार्वजनिक व्यवस्था ठीक हो, अमीर व्यक्ति भी चाहता है कि सब शांति बनी रहे, समाज का वातावरण ठीक रहे। तो ऐसे जो जीवन की गुणवत्ता से जुड़े हुए जो अधिकार हैं, जीवन की गुणवत्ता से जुड़े अधिकार, जैसे पर्यावरण का अधिकार, शांति का अधिकार,
मान लीजिए सपोज करिए हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, परमाणु निःशस्त्रीकरण, परमाणु निःशस्त्रीकरण, परमाणु निःशस्त्रीकरण, परमाणु निःशस्त्रीकरण, इस तरह की चीजें जो सबके लिए जरूरी हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला जो आंदोलन है, जो अधिकार है, चाहे स्वच्छता को लीजिए, स्वच्छता सबको चाहिए तो स्वच्छता भी इसमें लिखा जा सकता है, स्वच्छता का अधिकार, और इन अधिकारों की प्रकृति जो है वैश्विक है। आज यहीं पर क्लास बंद करते हैं, कल फिर आगे बताएंगे।